स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, हाय, हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज आपके समक्ष, आपके सामने मैं दोबारा से लेकर आया हूं एक और सेशन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का। देखिए, आज तक, अभी तक हम इन सेशंस में बात कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस की बात कर चुके हैं, माउंटेन्स की, प्लेट्यूज की, प्लेन्स की, कॉन्टिनेंट वाइज हम सभी के बारे में इन डिटेल, इन डेप्थ जान चुके हैं मैप्स के थ्रू। और आज के इस सेशन में हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो आज के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? मैं आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो थे उनके बारे में, आपको एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के भी। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जितनी भी क्लासेस हमने अभी तक करी हैं इनके कुछ MCQs प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड ये आ रही है। तो आज के लर्निंग आउटकम समझ लें। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, भाई ये बेस्ट टाइम है अगर आपको स्टडी IQ IAS के साथ एनरोल करना है तो, बिकॉज गाइस बता दूं आपको 31 दिसंबर तक आप फर्स्ट फाउंडेशन बैच फॉर 2024 का जो पहला फाउंडेशन बैच है उसमें एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 17,499 के अफोर्डेबल प्राइस में, बाशर्ते आप यूज करें कोड RT Live का। तो कोड याद रखिए RT Live, और ये कोड यूज करते ही आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको इस फाउंडेशन बैच के कुछ फीचर्स बता दूं। पहली चीज, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, और ये लाइव क्लासेस दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं है। स्मार्ट बोर्ड के थ्रू ही आपकी ये लाइव क्लासेस रेगुलरली डेली बेसिस पर शाम को 6 बजे कंडक्ट होंगी। कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा इन लाइव क्लासेस के थ्रू। आपको पता है कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टी स्टडी IQ के पास है। सेकेंडली, हर क्लास से रिलेटेड MCQs, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी। दूसरी बात दोस्तों, और थर्ड थिंग इज दैट कि आपको हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, एंड गाइज कुछ ऐसे लोग हैं जो इस एग्जाम को बहुत बार दे चुके हैं, तो वो लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो वो लोग आपके लिए नोट्स क्रिएट करेंगे और वो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। इसके अलावा गाइस, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस अफोर्डेबल प्राइस में 1-on-1 मेंटरशिप। ठीक है, तो प्लीज आज ही ज्वाइन करें इस बैच को गाइस और यूज करें इस कोड को। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ROHANNT11, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। गो एंड चेक दिस आउट। यहाँ पर मैं बहुत ऑसम कंटेंट बहुत बार पोस्ट करता हूँ, जाएं एक बार चेक करें। दूसरी चीज, टेलीग्राम का लिंक मेरा ये है t.me/RohanUPSC, और इस क्लास के रिसोर्सेज आपको इसी लिंक पर मिलेंगे। फाइन। सो गाइज, ये चीज हमने बात कर ली है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ज्योग्राफी में या फिर और दूसरी साइंसेस में जो अर्थ के अंदर, इनसाइड ऑफ द अर्थ प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं। कुछ लोग इसको एंडोजेनेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं, बट ज्योग्राफी में मोस्टली हम इनको एंडोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, और वहीं जो आउटसाइड ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस के बाहर प्रोसेसेस होते हैं, हम उनको एक्सोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं। ये बात आपको पता ऑलरेडी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं, बट एक बार ये बताना जरूरी है। तो देखो, ये बात याद रखिए कि अगर इफ दिस इज अर्थ, तो जो इनसाइड प्रोसेसेस हैं दे आर एंडोजेनिक, और जो बाहर हैं वो एक्सोजेनिक हैं। अभी इनका एग्जाम्पल दूंगा आपको बहुत अच्छा, आप वेट कीजिए जरा। ठीक है, और किसी भी एरिया को जब आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हिमालयास को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डेक्कन प्लेट्यू को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यूक्रेन के लैंडस्केप को देखते हैं, किसी भी एरिया के लैंडस्केप को जब आप देखते हैं तो ये लैंडस्केप इन एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस का एक रिजल्ट होता है। तो देखो, पहली चीज, जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, वो किसी भी एरिया में साइमल्टेनियसली वर्क कर रही हैं, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो बैलेंस क्रिएट होता है उसका रिजल्ट होता है उस एरिया का लैंडस्केप, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये चीज मैंने यहां पर मेंशन करी है, और ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को हम एक साथ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बोलते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी आई थिंक 3rd या 4th क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है,
अब गाइस अगर मैं इसका एक बहुत ही सरल सा सिंपल सा एग्जांपल उठाकर दूं आपको, तो यहां पर एक साइड पर आपको देखने को मिलते हैं अरावली माउंटेन्स। तो ये हैं आपके अरावलीज और ये हैं आपके हिमालयाज। तो यार जो अरावलीज हैं, राजस्थान की जो लैंडस्केप है वो कुछ इस तरह की है। अगर आप जाते हैं ईस्टर्न राजस्थान में या फिर जहां पर अरावलीज हैं अबाउट सेंटर में, तो यहां पर आपको कुछ इस तरह से लैंडस्केप देखने को मिलता है। ये जो हिल्स हैं इनकी चोटियां पॉइंटेड नहीं है, देख सकते हो आप। जो पहाड़ियां हैं ये पैनी नहीं है ना, द पीक आर नॉट पॉइंटेड। क्या रीजन है? देखिए अरावलीज के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दे आर रेलिक माउंटेन्स। ये बेसिकली रेलिक माउंटेन्स हैं। रेलिक माउंटेन्स यानी कि पुराने समय में ये बने हैं एपलेचियंस की तरह। और ये किस तरह के रेलिक माउंटेन्स हैं? दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि एक समय पर दो एंशिएंट टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई थी, जिसके बाद ये अरावलीज क्रिएट हुए थे। लेकिन आज के समय पर इन दो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो टकराव है वो बंद हो चुका है, इट इज स्टॉप्ड। तो एक समय पर नीचे यहां पर अगर आप देखें तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही थी। टू टेक्टोनिक प्लेट्स दे वर कन्वर्जिंग, जिसकी वजह से अरावलीज क्रिएट हुए थे। और कुछ जो जोग्राफर्स हैं वो ये बात भी बोलते हैं कि एक समय पर अरावलीज की हाइट मे बी हिमालय से भी ऊंची थी। यस और नो? लेकिन आज के समय पर ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट फ्यूज हो चुकी हैं, हाँ है ना। और आज के समय पर आप कह सकते हैं कि नीचे से जो एंडोजेनिक फोर्सेस थी, यानी कि माउंटेन बिल्डिंग जो फोर्सेस थी, जिसको हम ओरोजेनी कहते हैं, याद करो हमने ओरोजेनी के बारे में बात करी थी, वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। इट हैज बिकम जीरो, हाँ है ना। लेकिन वहीं जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं जो बाहर से लग रही हैं, जैसे कि विंड, वाटर, वेदरिंग, सनलाइट एक्सेट्रा, ये सभी फोर्सेस बहुत हैवी हैं। ये फोर्सेस बहुत इस एरिया में हावी हैं। तो इस रीजन में अगर आप आज के समय पर देखते हो गाइस, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस आर डोमिनेटिंग द एंडोजेनिक फोर्सेस, क्योंकि ये भाई एंडोजेनिक फोर्स तो बिल्कुल जीरो हो चुकी है ना। और इसलिए आपको इस तरह का डाइसेक्टेड, इरोडेड लैंडस्केप देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप, जो पॉइंटी पीक्स थी वो इरोड हो चुकी हैं। ये एरिया धीरे धीरे और इरोड होगा एंड विद द टाइम जो अरावलीज हैं इनकी हाइट और डिक्रीज होगी। एक्सेप्शनल केसेस में हाँ शायद नीचे नहीं टेक्टोनिक एक्टिविटी शुरू हो जाए तो मे बी एक और बार अपलिफ्ट हो जाए, बट अभी जो हमें दिखता है, जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग यहां पर और हाइट कम होगी। यस और वहीं गाइस, जब आप तो अरावलीज के अंदर क्या केस है बताएं? जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, यानी कि बाहरी प्रक्रियाएं जो हैं, दे आर क्वाइट डोमिनेंट व्हेन कंपेयर टू एंडोजेनिक फोर्सेस ऑब्वियसली। वहीं अगर हम हिमालयाज की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो हिमालयाज दे आर कॉल्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयाज को हम यंग फोल्ड माउंटेन्स मानते हैं। वी कॉल देम एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। क्यों? क्योंकि आज के समय पर भी हिमालयाज में क्या हो रहा है? हिमालयाज में दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं। और ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी हैं, इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। पहली टेक्टोनिक प्लेट जो साउथ डायरेक्शन से टकरा रही है वो है इंडियन प्लेट, जो कि सबडक्ट कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है बिकॉज हैवियर है। एंड वहीं जो यूरेशियन प्लेट है गाइज, वो अपलिफ्ट हो रही है, ऊपर उठ रही है। तो आज भी हिमालयाज के नीचे इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के बीच में टकराव हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रही है, जिसकी वजह से ये माउंटेन्स अपलिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। आपने न्यूज में भी सुना होगा कि हर साल माउंट एवरेस्ट की हाइट 1 से 3 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। एंड रिसेंटली नेपाल एंड चाइना ने भी
माउंट एवरेस्ट की हाइट को चेंज किया था। रिव्यू करने के बाद, रिसर्च करने के बाद उन्होंने न्यू हाइट बताई थी कि भाई माउंट एवरेस्ट की हाइट अब इतनी बढ़ चुकी है। यस और नो? तो गाइस यहां पर अगर आप हिमालयाज को देखते हैं तो हिमालयाज में जो आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो लग रही हैं। हिमालयाज की भी चोटी, पीक जो हैं वो इरोड हो रही हैं वाटर से, पानी से, ग्लेशियर से। लेकिन आज के समय पर एंडोजेनिक फोर्सेस ज्यादा डोमिनेंट हैं व्हेन कंपेयर्ड टू एक्सोजेनिक फोर्सेस, और इसीलिए आपको ये लैंडफॉर्म्स डिफरेंट देखने को मिलते हैं। अरावलीज ऐसे क्यों दिखते हैं? वहां पर एक्सोजेनिक फोर्सेस ज्यादा डोमिनेंट हैं। वहीं गाइस आपको हिमालयाज ऐसे दिखने को क्यों मिलते हैं? कि वहां पर एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो लेस डोमिनेंट हैं एंड एंडोजेनिक फोर्सेस ज्यादा डोमिनेंट हैं, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल चंबल के रेवाइंस, क्यों आपको जो चंबल का एरिया है आप चंबल के बीहड़ बोलते हो उनको, वाई? आपको चंबल के बीहड़ ऐसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि गाइस वहां पर जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, खास रूप से चंबल रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज उस रीजन को इरोड कर रही हैं। तो बेसिकली चंबल के रेवाइंस में आपको गली इरोजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो रेवाइंस क्रिएट होते हैं। आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन बिल्कुल सपाट क्यों दिखता है? बिकॉज रिवर्स ने वहां पर एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करी है हजारों सालों से। फाइन। अफ्रीकन रिफ्ट वैली का रीजन क्या है? बिकॉज वहां पर जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो ज्यादा डोमिनेंट हैं। अफ्रीकन प्लेट 2 भागों में टूट रही है। यस सर? सो किसी भी एरिया का लैंडस्केप इन 2 फोर्सेस के बीच में बैलेंस पर डिपेंड करता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझ में आनी चाहिए। ओके तो गाइस यहां पर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की बात करी थी हमने सेकंड या थर्ड क्लास में, और मैंने आपको बताया था दे आर एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। और उस क्लास में हम ऑलरेडी एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात कर चुके थे। आज दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि ये होती क्या है। देखिए, एंडोजेनिक प्रोसेसेस दे ऑपरेट फ्रॉम इनसाइड, और इनका जो सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? दैट इज द रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस that is happening inside the earth. अर्थ के अंदर होने वाला रेडियो एक्टिव डिके इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं गाइस, यहां पर 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। सबसे पहले डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स, जिनको आप स्लो मूवमेंट्स कहते हैं, एंड देन देयर आर सम सडन मूवमेंट्स, है ना? तो स्लो मूवमेंट्स में वी हैव द फोर्स ऑफ कंप्रेशन, माउंटेन बिल्डिंग, या फिर ओरोजेनिक मूवमेंट। ओरोजेनिक के बारे में आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं ऑलरेडी। और साथ ही एपिरियोजेनिक यानी कि कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, है ना? कॉन्टिनेंट कैसे बनते हैं। साथ ही यहां पर कुछ सडन मूवमेंट होती हैं, जैसे कि वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हाँ या ना? तो ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए गाइस यहां पर हमें फोकस करने की जरूरत है सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स की, दैट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस की, जिसको आप बहिर्जनिक प्रक्रियाएं बोलते हो। अगर हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो एक्सोजेनिक फोर्सेस बाहर से ऑपरेट करती हैं, और इनका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, सूर्य है, प्लस अर्थ की ग्रेविटी है। 2 चीजें हैं, सन एंड अर्थ ग्रेविटी, क्योंकि हवा वगैरह इनडायरेक्टली सन से चलती हैं। प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड्स ब्लो करती हैं, और प्रेशर डिफरेंस मोस्टली डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से होता है। और हीटिंग कौन करता है? सन करता है। स्लोप से नीचे पत्थर क्यों गिरता है? उसका रीजन है ग्रेविटी। ऑब्वियसली ग्रेविटी पुल करती है नीचे। तो 2 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के, पहला सन एंड दूसरा अर्थ्स ग्रेविटी। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फाइन। तो गाइस यहां पर 3 मेजर टाइप की एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट इज वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है? वेदरिंग यानी कि इन सीटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। जो चट्टानें होती हैं, पहाड़ी है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो वहां पर वेदरिंग में कोई मूवमेंट नहीं होती, यानी कि वहां पर पड़े पड़े उस रॉक का डीकंपोजिशन होता है विद टाइम। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप कभी अपनी छत पर एक प्लास्टिक की चेयर रखी होगी। अगर आप प्लास्टिक की चेयर को एक छत पर रखते हैं तो स्लोली वो प्लास्टिक की चेयर, पहली चीज, अपना कलर धीरे धीरे उसका कलर फेड हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आप उस प्लास्टिक की चेयर को खुरच के देखोगे तो उसके ऊपर
एक पतली सी पाउडरी लेयर बन जाती है ना। इसी तरह से जब रॉक्स के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इस रॉक का ऊपर वाला पार्ट है वो हीट होता है, गर्म होता है, बिकॉज उसी के ऊपर सनलाइट पड़ रही है, जिसकी वजह से यहां पर एक्सपेंशन ज्यादा होता है। वहीं नीचे वाली जो लेयर्स हैं इस रॉक की, वहां पर तो सनलाइट नहीं पड़ रही इतनी, और कंडक्शन की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर है वो भी लेयर बाय लेयर कम हो रहा है अंदर ही अंदर। तो नीचे अगर आप देखेंगे यहां पर बहुत ही कम एक्सपेंशन होगा, नीचे जाएंगे और कम और कम और कम, धीरे धीरे कम। अब इस डिफरेंशियल एक्सपेंशन की वजह से, यानी कि ऊपर की लेयर सबसे ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, नीचे की लेयर बिल्कुल एक्सपेंड नहीं कर रही, यहां पर मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे। देयर विल बी सम मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, और इन मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की वजह से आप देखेंगे जो ये पत्थर है इसके ऊपर की जो लेयर है वो अलग होनी शुरू हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है, बट इन सीटू यानी कि ऑन साइट ये डीकंपोजिशन हो रहा है एक चट्टान का। फाइन, सो इसको हम वेदरिंग बोलते हैं, इसको हम वेदरिंग बोलते हैं। सेकंड आता है इरोजन, जिसको आप हिंदी में अपरदन बोलते हैं। देखिए यहां पर मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वही चट्टान थी, अब इस चट्टान के ऊपर से पानी निकलता है, वाटर इज फ्लोइंग। अब वाटर जब इसके ऊपर से निकलेगा तो इसके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर लगेगा, फ्लो लगेगा, जिसकी वजह से ये जो रॉक है वो स्लोली इरोड होनी शुरू हो जाएगी। यार अगर आप किसी रिवर बेड पर जाते हैं, पहाड़ी एरियाज में जाते हैं, किसी रिवर बेड में जाते हैं, तो वहां पर जितने भी स्टोन्स आपको देखने को मिलते हैं वो इतने चिकने क्यों होते हैं? वाई दे आर सो सॉफ्ट, खुरदुरे नहीं होते ऊपर से। जो मोस्ट ऑफ द स्टोन्स, पेबल्स आपको रिवर्स में, रिवर बेड में, पहाड़ी एरियाज में देखने को मिलते हैं, दे आर सर्कुलर, दे आर वेरी स्मूथ टू टच। उसका रीजन यही है, दे आर इरोडेड बाय वाटर। पानी के साथ साथ हवा, विंड भी इरोड कर सकती है। कुछ एजेंट्स हैं इरोजन के, विंड है, फ्लोइंग वाटर है, ग्लेशियर्स हैं, एक्सेट्रा, जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है। ठीक है, तो इरोजन एक और इंपॉर्टेंट एक्सोजेनिक प्रोसेसेस है। इसके बाद मास मूवमेंट यानी कि वृहत संचलन। देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल एवलांच, लैंडस्लाइड, एकदम से मूवमेंट होती है चीजों की। इसमें कुछ स्लो मूवमेंट्स भी है जैसे कि सॉइल क्रीप एक्सेट्रा। तो ये हैं आपके एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो गाइस यहां पर हम बात कर चुके हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका था मैं। एक बार दोबारा से बता दूं कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस अर्थ के अंदर से होते हैं और इनका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन है, जो अर्थ के अंदर होता है। अर्थ के अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, वॉल्केनिक मूवमेंट होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं एक्सेट्रा। वहीं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो होते हैं उनका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन एंड अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। प्लीज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहां पर मोस्टली 3 चीजें हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में। फर्स्ट वेदरिंग यानी कि इन सीटू यानी कि ऑन साइट डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। दूसरा इरोजन, उसमें कोई डेन्यूडेशनल एजेंट फॉर एग्जांपल रनिंग वाटर, विंड एक्सेट्रा रॉक को इरोड करती है। एंड थर्डली मास मूवमेंट जैसे कि एवलांच या फिर लैंडस्लाइड या फिर सॉइल क्रीप, सॉलिफिकेशन एक्सेट्रा। सो इसी के साथ गाइज आज के इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। एंड आई होप कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया हो। तो जाने से पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च किया है यूपीएससी आईएएस का फाउंडेशन बैच फॉर 2024, 2024 का बैच है दोस्तों ये। अगर आप 2024 में यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करें। अभी 31 दिसंबर तक न्यू ईयर सेल हम रन कर रहे हैं। नॉर्मली हमारा जो कोर्स है उसका प्राइस 18,999 होता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस सिर्फ 17,499 है। अफोर्डेबल है बहुत। तो ये डिस्काउंट आपको सिर्फ 31 दिसंबर तक मिल रहा है। अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो आपको ये कोड यूज करना है RT Live। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो यू डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई Instagram handle ROHANNT11, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई Instagram t.me/RohanUPSC। सो इसी के साथ गाइस
गाइज यहां पर ये सेशन खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू, एंड मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा जहां पर हम अभी तक जितनी भी क्लास कर चुके हैं उन सबके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।